अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड आउट के लिए हिस्ट्री का, वो है राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट होगा, इसमें हम पढ़ेंगे मास प्रोडक्शन के बारे में, क्या था ये मास प्रोडक्शन, और दूसरे में हम पढ़ेंगे, पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे कंजप्शन के बारे में। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था पोस्ट वार रिकवरी, उसमें हमने पढ़ा था कि ब्रिटेन की जो पोजीशन थी वो डाउन होती जा रही थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि वैक्यूम जो था वो कहीं नहीं रहा था, क्योंकि कोई न कोई तो पोजीशन को ऑक्यूपाई कर ही रहा था। तो उस समय पे पावरफुल कंट्री कौन बन के आ रहा था हमारे सामने, तो वो था यूएस। तो अगर हम उसी लाइन से पढ़ेंगे राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, तो क्या चीज़ है ये, किस कंट्री के पर्पज से हम पढ़ रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ हम इस टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे। पहले जो है थोड़ा रिकॉल करेंगे पोस्ट वार रिकवरी के बारे में जो हमने लिखा था। मैंने पहले लिखा था कि इन यूएस रिकवरी वाज क्विकर। यूएस जो था वहां पे जो रिकवरी हुई थी वो बहुत तेजी से हुई थी। तो जो वार हुआ था, वार के बाद में अगर रिकवरी की बात की जाए, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पोस्ट वार रिकवरी, तो यूरोप में सभी लोग परेशान थे। हमने पढ़ा पिछले वीडियो में कितने सारे प्रॉब्लम्स वहां पे थे। लेकिन अगर रिकवरी की बात करें तो यूएस में रिकवरी बहुत तेजी से हुई थी। किस चीज की रिकवरी हुई थी? वार की रिकवरी। वार के बाद में जो लॉसेस हुए थे, तो उन लॉसेस को कंपेयर किया जाए तो यूएस में कम लॉसेस हुए थे, क्योंकि यूएस ने लेटर ऑन पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इसके बावजूद, कम लॉसेस होने के बावजूद, जितना भी हुआ था उसको बहुत जल्दी रिकवर कर लिया गया। तो ऐसा क्या था वहां पे? तो रिकवरी में कहीं न कहीं पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रीज में भी मास प्रोडक्शन का क्या रोल रहा था वो भी मैं बताऊंगा। पहले मैं ये बताऊंगा कि वार प्रोवाइडेड बूस्ट टू यूएस इकोनॉमी। जो वार पीरियड था, वार पीरियड में हमने देखा था यूएस इकोनॉमी को बूम मिल गया था। कैसे? क्योंकि उन्होंने वार लोन्स प्रोवाइड किए थे। तो पहली चीज तो क्या है, जो वार हुआ था, वार के बाद कहीं न कहीं लॉसेस हर एक कंट्री को हुआ था, लेकिन यूएस की जो इकोनॉमी थी उसको बूस्ट भी मिल गया था। अब आप सोच रहे थे कि उसको कैसे बूस्ट मिल गया, यूएस की इकोनॉमी को कैसे बूस्ट मिल गया। वो हमने पहले वीडियोज में भी बताया था कि अब यूएस जो है ये इमर्ज होता जा रहा था इकोनॉमिक रूप में, इकोनॉमिक पावर इनका जो है वो बढ़ता जा रहा था। तो फिर हमने देखा यूएस ने लोन देना स्टार्ट किया था, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था कि ब्रिटेन लोन ले रहा था यूएस से। तो उसके साथ ही अदर कंट्रीज ने भी लोन लेना स्टार्ट किया था। अब उस समय यूएस लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो यूएस को पता है ये लोग कल लोन्स वापस देंगे, ये पैसे वापस देंगे, सूद समेत के ये पैसे वापस देंगे। अब वार लोन के जरिए से, वार लोन की वजह से यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया। वार लोन की वजह से यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया, जिससे यूएस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ गई। तो यूएस का दबदबा अब चल रहा था उस समय पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि हर एक कंट्री जो है वो कर्जदार बन गए। किसके? यूएसए के। इंटरेस्ट की वजह से अब यूएस के पास बहुत ज्यादा पैसा जा रहा था। तो उस सेंस में अगर देखा जाए तो सबसे जल्दी रिकवरी यूएस ने कर ली थी और यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट मिला था। तो अब क्या हुआ उसके बाद हम देखते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ यूएस इकोनॉमी इन 1920 वाज मास प्रोडक्शन। जो अनदर फीचर था, इम्पोर्टेंट फीचर था 1920s में, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी को क्या बूस्ट मिल गया था, तो दैट वाज मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन। तो अब आ गया हमारा मेन टॉपिक, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपको ये डिटेल भी थोड़ा बताना था।
समझाना था कि किस तरह से वर्ल्ड वाइड में सिचुएशन बदली थी और यूएस को एक रिलेटेड एडवांटेज मिल रहा था क्योंकि यूएस हर कंट्री को लोन दे रहा था। अब यूएस की इकॉनमी का हम देखें तो यूएस इकॉनमी को अगर हम एनालाइज करेंगे तो 1920s के बाद में तो यूएस की जो इकॉनमी थी इसके बाद इसके पास क्या एडवांटेज था, इसके पास में जो एडवांटेज था कि जो वहां पे थे वहां की इंडस्ट्रीज जो वहां पे थे वो धीरे धीरे मास प्रोडक्शन की तरफ जा रही थी। अब ये मास प्रोडक्शन क्या था? सिंपल सी चीज है, मास प्रोडक्शन आप समझते हैं जैसे किसी चीज की डिमांड होगी तो उसे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। मान लीजिए ये पेन है, पेन की डिमांड बढ़ गई तो आपने प्रोड्यूस किया था तो ये पेन का जो प्रोडक्ट्स हैं ये पेन का प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर ये पेन जब लार्ज स्केल में हम प्रोड्यूस करेंगे तो मास लेवल पे हम प्रोड्यूस करेंगे तो बहुत सारे पेन्स को एक साथ हम प्रोड्यूस करेंगे तो उसको हम कहते हैं मास प्रोडक्शन। आई होप कि मास प्रोडक्शन आपको समझ में आया। तो उस समय की बात करें यूएस में जितने भी इंडस्ट्रीज आ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का टाइम पीरियड चल रहा था तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी तो आस्ता आस्ता बाद में जो इंडस्ट्रीज वहां पे थे उन्होंने भी मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी को बूस्ट मिल गया था। अब मास प्रोडक्शन आपको समझ में आया तो ठीक है। अब हम बताएंगे कि पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन कौन है, ये आइडिया किसने दिया, पायनियर कौन था? सो इट वाज हेनरी फोर्ड जो था तो पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन उसको कहा जाता है। यहाँ पे मास प्रोडक्शन में इस इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है या फिर इस इंसान के कारण की वजह से मास प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन आ गया। तो वो कौन था? वो हेनरी फोर्ड था। उसका नाम आपने कहीं न कहीं सुना भी होगा कि फोर्ड कार्स आते हैं, सुना होगा ना आपने इसका नाम। सो पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज हेनरी फोर्ड। तो उसने ऐसा क्या किया था जिसके चलते उन्हें पायनियर कहा जाता है या मास प्रोडक्शन या ऐसा क्या कहा जाता है कि मास प्रोडक्शन की स्टार्टिंग उन्होंने की थी। गोया कि जो मास प्रोडक्शन थी इसकी स्टार्टिंग हेनरी फोर्ड ने की या वी कैन से पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन इज हेनरी फोर्ड। इसका हेनरी फोर्ड जो है उसका पायनियर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इसने ये सब कुछ कैसे किया था पायनियर उसको क्यों कहा जाता था। सो ही एडॉप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। अब उसने एक आइडिया दिया था, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन दिया था, उसको इम्प्लीमेंट कहाँ पे किया था, किस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन। तो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मतलब कि जैसे पेन की मान ले हम, अगर इसका कैप है एक बार पूरे सिर्फ हम कैप बनाएंगे, सारे लोग जो है वर्कर्स हैं वो कैप बनाएंगे। मतलब इसी तरह अगर कार्स बनाएंगे तो सब लोग मिलकर कार्स बनाएंगे। तो एक टायर लगाएगा, दूसरा स्टीयरिंग, दूसरा बाकी चीज। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, उन्होंने यहाँ पे कार के जो सेगमेंट्स थे वो डिवाइड किए थे। किसने? हेनरी फोर्ड ने इस असेंबली लाइन के जरिए से जो सेगमेंट्स थे, जो चीजें बन रहे थे कार के लिए, उनको डिवाइड किया था कि कैप हैं तो पहले कैप ही बनाएंगे, कार हैं या इसके स्टीयरिंग ही बनाएंगे, इंजन ही बनाएंगे। तो ऐसे ही बाकी बाद में हम बॉडी या इंजन बनाएंगे। तो इसके बाद में जो दूसरी अच्छी चीज उसने की थी असेंबली की जो प्रोडक्शन में, उन्होंने कहा था कि पेस जो हैं उसको भी डिक्टेट किया। एक तो सेगमेंट्स को डिवाइड किया, ठीक है, अलग अलग सेगमेंट्स हम बनाएंगे, एक वर्कर्स का ग्रुप इंजन वगैरह बनाएंगे, दूसरा स्टीयरिंग बनाएंगे, तीसरा टायर वगैरह बनाएंगे। इसके बाद उसने कहा कि असेंबली लाइन की जो प्रोडक्शन है इसकी पेस उसने डिक्टेट की कि किस रफ्तार से जो काम है वो होना चाहिए, मतलब किस स्पीड से काम होगा। तो असेंबली लाइन प्रोडक्शन ने ह्यूमन बीइंग्स को मशीन की तरह काम
काम करने में लगाया था कि असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो है अब इसमें ह्यूमन बीइंग्स को भी मशीन की तरह से यूज करना स्टार्ट किया। मतलब कि सारी चीजें अलग अलग प्रोड्यूस होते जा रहे थे, फिर इन सब को एक वक्त ये लोग जोड़ते थे। अब इसमें देखना है कि ये असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन ये कंसेप्ट उसने कहां से लाया था। उसमें बेसिक यही पढ़ना है कि मॉडल कहां से लाया था हेनरी फोर्ड ने, कि इससे क्या होता था कि असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो होते थे इसमें हम देखते हैं कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जा रही थी। किसे? असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन से वो जो वर्कर्स की जो आउटपुट है वो एफिशिएंसी है वो बढ़ती जा रही थी। तो अब ये मॉडल उसने कहां से लाया था? वो एक दफा स्लैटर हाउस शिकागो में गया था, वहां पे उसने देखा था ये आइडिया। तो बाद में हम देखते हैं सो इट वाज अडॉप्टेड फ्रॉम स्लैटर हाउस इन शिकागो। ये जो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन का आइडिया उसने देखा दिया यहाँ पे कार प्लांट में अपने लगाया था, तो वो आइडिया पहले कहाँ पे था? जो स्लॉटर हाउस शिकागो में था। तो बाद में उसने इम्प्लीमेंट किया था डेट्रोइट, जो कार प्लांट उसका था वहां पे उसने ये इम्प्लीमेंट किया था। तो स्लॉटर हाउस में उसने क्या देखा था? स्लॉटर हाउस आपको पता होगा कि ये ज़बा खाना होता है जहां जानवरों को ज़बा किया जाता है। स्लॉटर हाउस ज़बा खाना जहां एनिमल्स को ज़बा किया जाता है, बाद में उसकी कटिंग होते हैं। तो वो वहां पे गया था। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने एक कन्वेयर बेल्ट वहां पे देखा था। सपोज आप अब ये कन्वेयर बेल्ट क्या होता है? आप एयरपोर्ट में जाते हो या रेलवे स्टेशन में, बाद में वहां पे एंट्री पॉइंट पे आपकी सर्च किए जाते हैं। अब अगर आपके पास कोई बैग वगैरह हो तो आपको कहा जाता है कि बैग इस मशीन पे रख दो, इस कन्वेयर बेल्ट पे रखो, क्योंकि वो मशीन के जरिए से उस कन्वेयर बेल्ट के जरिए से आगे जाता है और उसको सर्चिंग भी होते हैं। तो जब तक आपकी सर्च वो करते हैं, बाद में आपको कहा जाता है कि आप जाइए अंदर, आप जा सकते हो। तो वहां जाते ही आप देखते हो कि आपका बैग भी वहां पे पहुंच गया, वो किसी पे होता है, ट्रॉली जैसे लगे हुए होते हैं। तो इसी तरह कन्वेयर बेल्ट भी वहां पे था। अब कन्वेयर बेल्ट, इस बेल्ट से क्या होता है? ये बेल्ट कहाँ पे था? ये बेल्ट स्लॉटर हाउस में था। तो इस तरीके से एनिमल्स को वहां पे रखा जाता था और बाद में इस कन्वेयर बेल्ट के जरिए से इन एनिमल्स को धीरे धीरे आगे ले जा रहे थे। तो और वहां पे इनकी कटिंग होती जा रही थी और इस तरह से कटिंग होती थी। तो ये कंसेप्ट कहां पे था? ये स्लॉटर हाउस में ये कंसेप्ट था। अब हेनरी फोर्ड ने ये कंसेप्ट कहां पे इंप्लीमेंट किया था? अपने कार प्लांट में इंप्लीमेंट किया था। अब कन्वेयर बेल्ट से क्या होता है? कन्वेयर बेल्ट से किसी को कुछ नहीं करना पड़ता है, मशीन अपनी जगह लगी है, प्रोडक्ट्स वहां तक पहुंचते हैं, कटिंग हो रही है, स्लॉटरिंग वगैरह हो रही है। तो उनको ये आइडिया क्लिक कर गया, हेनरी फोर्ड को ये आइडिया क्लिक कर गया। तो उन्होंने इस आइडिया को क्या किया? उन्होंने इस आइडिया को अपने कार प्लांट में इंप्लीमेंट किया था। डेट्रोइट कार प्लांट जो उनका था, वहां पे उन्होंने ये इंप्लीमेंट किया था। अब असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन के जरिए से उन्होंने क्या बताया कि यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे, वर्कर्स को क्या करना होगा कि वर्कर्स पहले एक साथ बैठते थे, काम करते थे। तो सारे लोग काम नहीं कर रहे थे, बीच बीच में थोड़ा रेस्ट भी लेते थे। तो उसके जरिए से हम देखते हैं कि अब जब कन्वेयर बेल्ट वहां पे लगेगा तो वर्कर्स को क्विकली काम करना पड़ेगा। जो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन है ये फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो अब वर्कर्स को कन्वेयर बेल्ट के मुताबिक ही काम करना पड़ेगा। तो उसमें हम देखते हैं जो कन्वेयर बेल्ट लगा उसने असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन में, तो वर्कर्स रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली। तो अब एक वर्कर को एक ही काम रिपीटेडली करना पड़ता है, कंटिन्यूसली करना पड़ता है। किसके जरिए से? थ्रू कन्वेयर
कन्वेयर बेल्ट, जो कन्वेयर बेल्ट हेनरी फोर्ड ने वहां पे लगाया था। सिंपल सी चीज है, ये कन्वेयर बेल्ट लगाया यहाँ पे, फिर घूमेगा। अब यहाँ पे वर्कर्स को खड़ा रहना होगा, बेल्ट चलेगा तो उसको वो गुड्स वगैरह कलेक्ट करना होगा। तो अगर वर्कर ने सुस्ती से काम की तो वहां पे ब्लॉक हो जाएगा इस कन्वेयर बेल्ट में, तो तब जाके हम देखते हैं कि शायद वर्कर ने काम नहीं किया, कि अब वर्कर जो है वो धीरे धीरे काम कर रहे हैं। नतीजा ये निकला, बाद में हम कहते हैं वर्कर्स को अब आपको भी इसी रफ्तार से काम करना होगा, जल्दी आप काम करो, कन्वेयर बेल्ट पे के मुताबिक आपको भी काम करना होगा। अब वर्कर्स को फास्ट काम करना होगा। तो हेनरी फोर्ड ने कार के जितने भी सेगमेंट्स थे उन सब सेगमेंट्स में कन्वेयर बेल्ट दिया था, जिसके नतीजे से वर्कर को एक ही काम रिपीटेडली करना पड़ता होगा। सपोज कन्वेयर बेल्ट पे स्टीयरिंग आएगा, स्टीयरिंग पे टैग लगाना होगा, अब वर्कर को टैग लगाना होगा और जल्दी से उस स्टीयरिंग को वहां से उठाना होगा, दूसरा स्टीयरिंग आएगा, ऐसे ही उसको रिपीटेडली एक ही काम करना पड़ता था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि कन्वेयर बेल्ट से क्या हो रहा था वहां पे। अब जो लेबर्स हैं इनको भी इसी तरह से काम करना पड़ रहा था। तो कन्वेयर बेल्ट जो था, आपको समझ में आया होगा कि कन्वेयर बेल्ट से पेस भी बढ़ते हैं और काम करने की जो एफिशिएंसी होती है वो भी बढ़ते हैं। तो इसी प्रोडक्शन को हम असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जो कि कन्वेयर बेल्ट के जरिए से उन्होंने की थी। अब ये इसकी वजह से हम देखते हैं कि वर्कर जो है या जो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन है ये फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन हुआ। वर्कर्स रिपीटेडली एक ही टास्क, सिंगल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ तक आपको कन्वेयर बेल्ट समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि कन्वेयर बेल्ट के एडवांटेजेस क्या है। व्हाट वर द एडवांटेज ऑफ कन्वेयर बेल्ट? तो उसमें हम देखते हैं नो डिले इन मोशन। अब जिस रफ्तार से काम कर रहे हो उसमें डिले नहीं होते हैं। सपोज इससे पहले वर्कर्स काम कर रहे हैं, बाद में वो बातें भी करते हैं, कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, मालिक यहाँ पे नहीं है तो शाम तक कोई न कोई काम करेंगे। तो उसमें लेकिन जब कन्वेयर बेल्ट आया तो अब कन्वेयर बेल्ट के जरिए से वर्कर्स को भी वहां पे ही खड़ा रहना पड़ता था, काम करना पड़ता था। तो नो ब्रेक्स, वहां पे कोई ब्रेक नहीं लगते थे कि अब एक काम हमने किया बाद में हम रेस्ट करेंगे या धीरे धीरे काम करेंगे, नहीं। तो तीसरा जो है एडवांटेज कन्वेयर बेल्ट का, इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ वर्कर्स का जो आउटपुट था कि वर्कर्स दिन में कितने काम कर रहे थे उसमें इंक्रीज हो गई थी, वो ज्यादा बढ़ गया था। तो ये था एडवांटेज ऑफ कन्वेयर बेल्ट। तो कन्वेयर बेल्ट के दो एडवांटेज भी हैं और कुछ प्रॉब्लम्स भी इसमें आ गए थे। प्रॉब्लम्स क्या है कन्वेयर बेल्ट के? प्रॉब्लम्स अब है प्रॉब्लम्स ऑफ कन्वेयर बेल्ट। अब कन्वेयर बेल्ट के कौन से प्रॉब्लम्स हुए थे? तो पहली प्रॉब्लम जो है, वर्कर्स वर अनएबल टू कोप अप द स्ट्रेस ऑफ वर्क। वर्कर जो थे ये अनएबल हुए थे, ये कोप नहीं कर सकते थे किस पे? जो कन्वेयर बेल्ट के मुताबिक ये काम कर रहे थे। कन्वेयर बेल्ट तेजी से चल रहा था, वर्कर्स को भी तेजी से काम करना पड़ता था, वो थकते थे और पहले पहले वो इसके मुताबिक काम नहीं कर सकते थे। तो फाइनली उन्होंने क्या किया था? दे क्विट इन लार्ज नंबर। तो बहुत सारे वर्कर्स ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, बाद में ये काम करना छोड़ दिया था। तो वर्कर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगा था, इतना सारा काम कैसे करेंगे, थक रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो ठीक है, बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था क्योंकि वो कोप नहीं कर सकते थे। लेकिन हेनरी फोर्ड ये सब कुछ देख रहा था, उसको ये भी पता था कि प्रोडक्शन इसी तरह से बढ़ सकता था कि असेंबली लाइन ऑफ जो प्रोडक्शन है कि जो कन्वेयर बेल्ट उसने वहां पे लगाया था। लेकिन उसने ये भी देखा कि वर्कर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वर्कर्स को अब कुछ न कुछ देना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे वर्कर जो हैं उन्होंने काम करना छोड़ दिया था। तो उसने ये भी सोचा अब थोड़ा इनकी जो सैलरी वगैरह है उसका भी सोल्यूशन निकालना है
कि वर्कर्स को बताया कि आप यहाँ पे आए काम करोगे, तो उसका सोल्यूशन उसने निकाल दिया। हेनरी फोर्ड ने कहा चलो ठीक है, आपको दिक्कत हो रही है, तो उसका सोल्यूशन उसने क्या निकाला था, तो अब इस चीज का भी सोल्यूशन उसने निकाला जो प्रॉब्लम हुए थे कन्वेयर बेल्ट से। उसने क्या बताया, डबलिंग द वेजेस। उसने कहा कि जो वर्कर्स हैं, जो जिन्होंने क्विट किया था, जिन्होंने काम छोड़ दिया था, उनको बताओ कि मैं आपकी वेज जो है वो डबल कर दूंगा, तो आप यहाँ काम पे आए। तो वर्कर्स ने जब ये सुना कि हेनरी ने कहा कि आपकी जो वेजेस हैं वो डबल होती जा रही थी, $5 उनको इंक्रीज किया गया। अगर $5 थे तो उनको $10 दिया गया था। तो उसमें हम देखते हैं अभी जितना पैसा मिल रहा था काम पे आओ, उसे डबल पैसा मिलेगा। लोगों को लालच आ गई कि यार डबल पैसा मिलेगा, चलो ठीक है, काम ही ज़्यादा करना है तो हम भी पैसा कमाएंगे, बातें अब नहीं करेंगे, तो काम भी हम तेज़ से करेंगे। तो ऐसे वर्कर्स वापस आ गए। तो उसके साथ साथ हमने देखा ही बैनड द ट्रेड यूनियन। किसने? हेनरी फोर्ड ने कहा कि ट्रेड यूनियन पर हम बैन लगाते हैं, ट्रेड यूनियन यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, या ट्रेड यूनियन पर यहाँ पे हम अच्छी तरह से बैन लगा देगा, उसको बंद किया जाएगा। जो हम यूनियंस वगैरह बनाते हैं जैसे कि लेबर यूनियन या ट्रेड यूनियंस, उस पर भी उन्होंने हेनरी फोर्ड ने बैन लगा दी। तो ट्रेड यूनियन पर हेनरी फोर्ड ने बैन क्यों लगा दी? क्योंकि उसने बोला था कि ट्रेड यूनियन क्या करते हैं, वो वर्कर्स को मोटिवेट करते थे कि आप लोगों को मशीन की तरह जो ओनर है वो काम करवा रहे हैं। तो ट्रेड यूनियन जो है वर्कर्स को उकसाते हैं, तो जिसकी वजह से उसने बैन लगाई थी ट्रेड यूनियन पर। उसने कहा कि मैं डबल पैसे दूंगा, आओ काम करो। हेनरी फोर्ड को लगा था कि शायद डबल पैसा देने से लॉस होगा, लेकिन उसके पास इसका भी सोल्यूशन था। उन्होंने सोचा था कि अगर मैं डबल वेजेस दूंगा, डबलिंग करूंगा, वेजेस डबल दूंगा, तो इतना सारा काम होना चाहिए। जो असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन था, जो कन्वेयर बेल्ट पे प्रोडक्शन होता था, उन्होंने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली और सोचा कि अगर मैं डबल पैसे दे रहा हूं, मुझे इतना सारा प्रोडक्शन चाहिए। उन्होंने सोच लिया इतना प्रोडक्शन चाहिए, तो उन्होंने सेट कर दी स्पीड। इस स्पीड से हम अगर प्रोड्यूस कर देंगे चीज़ों को तो इतना प्रोडक्शन हो जाएगा। तो उन्होंने डेली वेजेस, तो मैं डेली वेजेस भी जो डबलिंग जो उन्होंने वेजेस की थी वो भी दे पाऊंगा और खुद भी प्रॉफिट कमा लूंगा। बहुत समझदार आदमी था। ठीक है, हेनरी फोर्ड ने इस तरह से किया था। जो अब हम देखते हैं जब उसने पेस भी डिक्टेट की थी, स्पीड की, जो प्रोडक्शन की जो स्पीड भी थी वो भी बढ़ा दी थी, वो कैलकुलेट की थी, कहा कि मैं डबल पैसा दे रहा हूं, डबल वेजेस दे रहा हूं, अब इतना सारा काम होना चाहिए। अब नतीजा क्या निकला कि जो फोर्ड था, फोर्ड रिकवर्ड हाई वेजेस। फोर्ड ने कैसे ये हाई वेजेस देना जो स्टार्ट किया था, वो उसने कैसे रिकवर किया था? तो वो उसने रिकवर किया था बाय स्पीडिंग ऑफ द प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो उन्होंने बढ़ा दी। उन्होंने प्रोडक्शन को स्पीड अप कर दिया। ये सारी चीज़ें जो बनाते थे, तो किस तरह से मास प्रोडक्शन का सिस्टम स्टार्ट हुआ था यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हम देखते हैं कि प्रोडक्शन की जो स्पीड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, प्रोडक्शन इस स्पीड से नहीं मिल रहा था। अब हम देखते हैं उसने डबल वेजेस दिए थे, या कन्वेयर बेल्ट भी लगाया था, बाद में डबल वेजेस भी दिए थे। तो इससे हम देखते हैं अब प्रोडक्शन में बूम देखने को मिला था। प्रोडक्शन बहुत स्पीड से होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि हेनरी फोर्ड ने जो रेवोल्यूशन लाया था दैट इज आल्सो कॉल्ड फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो हेनरी फोर्ड ने कंसेप्ट दिया था, इट इज आल्सो नोन एज द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम उसको कहते हैं, क्योंकि एक सिंपल सी आइडिया ने ये सब कुछ कर दिया। इसने
कैसे किया कि वर्कर्स की जो एफिशिएंसी है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस आइडिया को उन्होंने कहाँ पे देखा था, या स्लाटर हाउस में, बाद में अपने कार प्लांट में उन्होंने क्या किया था, उसको इम्प्लीमेंट किया था, और कितने सारे प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ा दिए थे। और इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो फोर्ड ने खुद भी कहा था, डबलिंग द कॉस्ट वाज बेस्ट कॉस्ट रिड्यूसिंग स्टेप विच आई हैड टेकन। तो फोर्ड ने खुद भी कहा था, डबलिंग द कॉस्ट वाज द बेस्ट कॉस्ट रिड्यूसिंग स्टेप विच आई हैड टेकन। जो मैंने डबलिंग की थी कास्ट में, कॉस्ट को हम कैसे रिड्यूस किए जाएंगे, कि जो यहाँ पे पैसे लग रहे थे मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन इंक्रीज करने में, तो उसके लिए मैंने एक तरीका बनाया कि मैंने वर्कर्स की जो सैलरी है वो डबल कर दूंगा। और डबल वर्कर्स की सैलरी, वेजेस डबल करने से ही क्या रिड्यूस हो गया, कि जो कॉस्ट होता है वो रिड्यूस होता है। क्योंकि जब वर्कर्स को उसने डबल वेज दी तो उनकी जो एफिशिएंसी थी, उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया था, तो नतीजा ये निकला, चीज़ें जो भी हैं वो हमें अब प्रोडक्शन भी तेज़ी से मिल रहा था। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन, असेंबली लाइन ऑफ प्रोडक्शन जो था, फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोडक्शन, तो वो ऐसे ही हुआ था। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। क्या भाई यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, हु वाज हेनरी फोर्ड, व्हाट मॉडल डिड ही अडॉप्टेड। तो उस मॉडल में कौन से प्रॉब्लम्स आ गए, तो उस मॉडल के सॉल्यूशंस क्या हैं, तो उस मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं, उस कन्वेयर बेल्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उसका सेकंड पार्ट कंजप्शन के बारे में।